हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारी यूनिट चल रही है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। तो देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ ए सीरीज। और कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। फर्स्ट टाइप के वो क्वेश्चन जहां पर सीरीज या तो एपी होगी या जीपी होगी। तो जहां पर सीरीज एपी है या जीपी है, वहां पर हम क्या करते हैं, सीरीज का सम निकालते हैं एसएन और फिर उस पर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि सीरीज कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। बात समझ में आ रही है। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चंस वो होते हैं जहां पर जो गिवन सीरीज है ना तो वो एपी सीरीज है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं है, और ना ही वो जीपी सीरीज है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी नहीं है। तो ऐसे सीरीज जो ना तो एपी है और ना ही जीपी है, ऐसी सीरीज का अगर आपको पता करना है कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? टेस्ट होते हैं, सीरीज टेस्ट। अब उसमें से जो हमारे सिलेबस में टेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं? पी सीरीज टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, डीएलएम्बर्ट टेस्ट और रेबिस टेस्ट, जिसमें से मैं आपको पी सीरीज टेस्ट करा चुका हूं। ठीक है ना, पी सीरीज टेस्ट हो चुका हमारा, कंपैरिजन टेस्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और लास्ट लेक्चर में डीएलएम्बर्ट टेस्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेबिस टेस्ट, जो कि हमारा लास्ट टेस्ट है। ठीक है ना, ये टेस्ट हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अब यहां पर देखिए, रेबिस टेस्ट कब अप्लाई करना है, किस सिचुएशन में अप्लाई करना है, तो उसको जरा ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, अगर मैं बात करूं ओवरऑल, हमारे पास जो 4 टेस्ट हैं, पी सीरीज टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, डीएलएम्बर्ट टेस्ट और रेबिस टेस्ट, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और जो मेन टेस्ट है हमारा वो है डीएलएम्बर्ट टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट और रेशियो टेस्ट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि एक तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसमें से देखेंगे, जो हमारा सेमेस्टर का एग्जाम होता है वहां पर अगर क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जनरली आता है तो ज्यादातर क्वेश्चन वो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से ही आता है, यानी कि यहीं से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी चीज, और यहां पर ध्यान से सुनिए क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले देखिए, डीएलएम्बर्ट टेस्ट को एक बार और दोबारा से देख लीजिए, क्या क्या करते थे हम। लास्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर चुके हैं और आज के लेक्चर में भी डीएलएम्बर्ट टेस्ट ही पढ़ेंगे एक तरह से। देखो क्यों। देखिए, डीएलएम्बर्ट टेस्ट क्या होता है? पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें गिवन सीरीज होती है उसको समीशन यूएन के इक्वल हम मान लेते हैं। उसके बाद हम यहां से यूएन कैलकुलेट करते हैं, मतलब उस सीरीज की nth टर्म को फाइंड आउट करते हैं, जो बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद un+1 को कैलकुलेट करते हैं, है ना, यानी कि n+1th टर्म को फाइंड आउट करते हैं। ठीक, उसके बाद हम इसकी लिमिट निकालते हैं और लिमिट हमारी आ जाती है l। अब देखो, यहां पर 3 सिचुएशन बनती है। अगर इस l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हम कहेंगे कि सीरीज जो है हमारी गिवन सीरीज क्या है? कन्वर्जेंट है। कब? अगर लिमिट ग्रेटर देन 1 है तब। ठीक, अगर लिमिट लेस देन 1 है तो हम कहेंगे डाइवर्जेंट है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब l की वैल्यू 1 आ जाए, लिमिट की वैल्यू 1 आ जाए। तो इस केस में हमारा जो टेस्ट है वो फेल हो जाता है। अब जब डीएलएम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाता है तो अब क्या करेंगे? अब जरा ध्यान से समझिएगा। जब डीएलएम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा, हम उसमें कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं। जब डीएलएम्बर्ट टेस्ट हमारा फेल हो जाए, रेशियो टेस्ट हमारा फेल हो जाए, तो हम उसमें क्या करते हैं? कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था। लेकिन अब प्रॉब्लम एक और है कि सभी क्वेश्चन में कंपैरिजन टेस्ट नहीं लग पाता। मतलब जब डीएलएम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाता है तो उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट सभी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो पाता। तो जहां पर कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई ना हो पाए वहां पर अप्लाई करेंगे रेबिस टेस्ट। ठीक है ना, अगर कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई नहीं हो रहा है तो फिर हम कहां ट्राई करेंगे? रेबिस टेस्ट। देखिए, कंपैरिजन टेस्ट कब अप्लाई नहीं होगा? जैसे आज के जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसमें कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई नहीं हो पाएगा डीएलएम्बर्ट टेस्ट के फेल होने के बाद। बात समझ में आ रही है ना? क्यों नहीं अप्लाई हो पाएगा मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। अच्छा, अगर कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई नहीं होगा तो हम रेबिस टेस्ट लगाएंगे। लेकिन अब कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे भी आएंगे जिसमें रेबिस टेस्ट भी अप्लाई नहीं हो पाएगा। अब वो कौन से क्वेश्चन होंगे जिसमें रेबिस टेस्ट अप्लाई नहीं हो पाएगा? वो क्वेश्चन वो होंगे जहां पर हमारी लिमिट ई की फॉर्म में आ जाएगी। ये जो ई होता है एक्सपोनेंट वाला, है ना, अगर हमारी लिमिट ई की फॉर्म में आ जाए, है ना, ई की फॉर्म में मतलब 1/e आ जाए या x e आ जाए, मतलब ई के फॉर्मेट में अगर हमारी लिमिट आ रही है तो वहां पर हमारा
रेबिस टेस्ट भी काम नहीं करता है, उस केस में हमें लगाना पड़ता है लॉगरिथमिक टेस्ट। लेकिन ये जो लॉगरिथमिक टेस्ट है, एक्चुअल में अगर हम अपने सिलेबस को देखें तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ना, सिलेबस में इसको मेंशन नहीं किया गया लॉगरिथमिक टेस्ट को। लेकिन ये लॉगरिथमिक टेस्ट का जो क्वेश्चंस है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्यों पूछ लिए जाते हैं? क्योंकि एक्चुअल में ये लॉगरिथमिक टेस्ट कहीं ना कहीं डीएल नंबर टेस्ट के अंदर ही आ जाता है। बात समझ में आ रही है ना, डीएल नंबर टेस्ट के अंदर ही ये टेस्ट भी आ जाता है। जैसे कि हमारा पी सीरीज टेस्ट है, पी सीरीज टेस्ट सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि पी सीरीज के बिना हम कंपैरिजन टेस्ट को पढ़ नहीं सकते, इसलिए हमें पी सीरीज टेस्ट को पढ़ना पड़ता है। वैसे ही जो हमारा डीएल नंबर टेस्ट है, डीएल नंबर टेस्ट के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो डीएल नंबर टेस्ट के फेल होने पे ना तो कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व हो पाते हैं, ना रेबिस टेस्ट से सॉल्व हो पाते हैं, वो सॉल्व होते हैं लॉगरिथमिक टेस्ट से। बात समझ में आ रही है? तो लॉगरिथमिक टेस्ट, देखिए इस लेक्चर में तो मैं लॉगरिथमिक टेस्ट वाले क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं आपको लॉगरिथमिक टेस्ट वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा। क्यों? क्योंकि देखिए लास्ट ईयर अगर आप पेपर देखेंगे तो लास्ट ईयर के पेपर में लॉगरिथमिक टेस्ट का क्वेश्चन क्या है, आया है, जहां पर रेबिस टेस्ट अप्लाई नहीं हो पा रहा और कंपैरिजन टेस्ट भी अप्लाई नहीं हो पा रहा, जबकि सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये डीएल नंबर टेस्ट के ही अंदर आ जाता है। चलिए, तो आज तो हमारा फोकस है रेबिस टेस्ट पे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए रेबिस टेस्ट में कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। आप डीएल नंबर टेस्ट ही लगाएंगे, जब डीएल नंबर टेस्ट फेल हो जाएगा तब आप रेबिस टेस्ट लगाएंगे। अब देखो रेबिस टेस्ट में नया क्या है, रेबिस टेस्ट में देखो नया क्या है, बहुत छोटा सा ध्यान देना आपको। क्या करना है, देखो यहां पर डीएल नंबर टेस्ट में हम क्या करते हैं, UN अपॉन UN प्लस 1 का रेशियो निकालते हैं ना, ये रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे और रेशियो कैलकुलेट करने के बाद हम उस पर लिमिट लगाते हैं। ठीक, रेबिस टेस्ट में क्या करेंगे, रेबिस टेस्ट में देखिए ये सब काम तो आप डीएल नंबर टेस्ट में करेंगे ही ना, ऊपर वाला यहां तक का काम तो आप करेंगे, ये रेशियो भी आप डीएल नंबर टेस्ट में निकालेंगे। तो ये जो रेशियो आपने डीएल नंबर टेस्ट में कैलकुलेट किया है, इसी रेशियो में से हम -1 करेंगे और फिर इसमें n से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी क्वांटिटी आएगी उस क्वांटिटी में लिमिट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा रेबिस टेस्ट, और इस लिमिट की जो वैल्यू यहां से आएगी उसको हम k मान लेंगे। और अगर ये लिमिट 1 से ज्यादा है, अगर इस लिमिट की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो सीरीज होगी कन्वर्जेंट। क्या होगी? कन्वर्जेंट। डीएल नंबर में देखो 1 से ज्यादा होने पे कन्वर्जेंट, यहां पर भी सेम ही है। तो 1 से ज्यादा है तो कन्वर्जेंट, 1 से कम है तो डाइवर्जेंट, ठीक है ना। और अगर 1 है तो फिर से रेबिस टेस्ट भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और उसके आगे हमें पढ़ना नहीं है। बात समझ में आ गई? तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो यहां पर मैं रेबिस टेस्ट के आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं, 2 क्वेश्चन से ही आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक दिन मैं आपको लॉगरिथमिक टेस्ट का क्वेश्चन भी कराऊंगा। देखिए अभी तक ध्यान दीजिए। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ गया, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। हमें इस सीरीज का टेस्ट करना है और बताना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अब जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो हम इसमें सीरीज को देखिए, सीरीज हमें क्या गिवन है, 1 + 2/3 डॉट 1/4 2.4, ये डॉट जो है यहां पर ये मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना 2 × 4 है, 3 × 5 है ना, ये भी मल्टीप्लाई है। तो ये सीरीज हमें गिवन है। तो सबसे पहले चलिए मैं सीरीज को लिख लेता हूं। देखिए क्या है गिवन सीरीज, 1 + 2/3 1 + 2/3 डॉट 1/4 डॉट 1/4 प्लस 2, यहां पर जो हमारी गिवन सीरीज है, ध्यान से देखें क्या लिखा है यहां पर, 1 + 2/3 और इंटू 1/4 प्लस 2 × 4 डिवाइडेड बाई 3 × 5 इंटू 1/6 प्लस 2 × 4 × 6 डिवाइडेड बाई 3 × 5 × 7 3 5 7 और इंटू में
1/8 प्लस डैश डैश डैश। अब यहां पर जरा ध्यान से समझना, देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखो पैटर्न देखो यहां पर, अगर आप यहां पर देखें 1 + 2/3 इंटू 1/4, 2 इंटू 4/3 इंटू 5 इंटू 1/6, है ना, ये हमारा पैटर्न यहां पर कुछ बन रहा है। अब जरा ध्यान देना इस पैटर्न पे, देखो यहां पर क्या है, यहां पर है आपके पास 2, ये क्या लिखा है 2, फिर लिखा है यहां पर 2 इंटू 4, फिर लिखा है यहां पर 2 इंटू 4 इंटू 6। एक चीज ध्यान दो, अगर आप इस वाले पैटर्न पे ध्यान दो, 2 2 इंटू 4 2 इंटू 4 इंटू 6, देखो यहां पर 2 है, इस वाले मल्टीप्लीकेशन में 2 आ रहा है, और अगला मल्टीप्लीकेशन आप देखोगे तो 2 और 4 दोनों आ रहे हैं। इसका मतलब अगर इसके आगे मैं कोई टर्म लिखूंगा तो उसमें 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 भी आएगा, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 भी आएगा। इसका मतलब ये हुआ, अब यहां पर ध्यान देना, लेकिन एक चीज है, नीचे वाला भी एक बार देख लो पहले, देखो यहां 3 है, यहां 3 इंटू 5 है, फिर 3 इंटू 5 इंटू 7 है, 3 इंटू 5 इंटू 7। इसका मतलब ये पैटर्न कुछ इस टाइप का है कि जो टर्म पहले लिखी है वो अगले वाले टर्म में भी वो टर्म आ रही है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये जो पहली वाली टर्म है क्या ये भी पैटर्न को फॉलो कर रही है, तो अगर आप देखें यहां से तो पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन ये टर्म पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है। पहली वाली जो टर्म है वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है, और मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी सीरीज में से किसी टर्म को हटा दें तो उस सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस 1 को यहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, सीरीज के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इस टर्म को हटा देंगे और यहां पर क्या लिखेंगे, लिविंग फर्स्ट टर्म। यहां से फर्स्ट टर्म को मैंने क्या कर दिया, लीव कर दिया। बोलो बात समझ में आ रही, लिविंग फर्स्ट टर्म को यहां से मैंने क्या कर दिया, लीव कर दिया। और फर्स्ट टर्म को जब लीव कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा, जिसको हम एज्यूम कर लेंगे लेट समेशन un इक्वल टू, इसको हमने समेशन un के इक्वल मान लिया, समेशन un के इक्वल। चलिए तो लिविंग फर्स्ट टर्म, चलिए इसको हमने मान लिया समेशन un के इक्वल। अब जरा यहां पर ध्यान देना, ये समेशन un के इक्वल हमने इस सीरीज को मान लिया है, और यहां पर ये पैटर्न बारह। अब हमें इसकी nth टर्म लिखनी है। देखिए nth टर्म कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि इसकी nth टर्म हम लिख लें। nth टर्म मतलब un। देखिए nth टर्म क्या होगी, जरा ध्यान से देखा, यहां पर 2 इंटू 4 2 इंटू 4 इंटू 6। देखो जो nth पोजीशन पे जो टर्म आएगी वो क्या होनी चाहिए, 2 इंटू 4 2 इंटू 4 इंटू 6, है ना, ऐसे ही चलता जाएगा, 2 4 6 8, है ना, 2 4 6 8 10 12 ऐसे ही चलते जाएगा। और n पोजीशन पे जो टर्म आएगी वो टर्म क्या होनी चाहिए, ये मुझे आप बताएंगे। देखो अगर आप इस सीरीज को देखें तो क्या ये सीरीज एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, डेफिनेटली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अगर मैं देखूं कि इसके nth पोजीशन पे क्या आएगा, तो जरा ध्यान से देखो nth टर्म पे, तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर a फर्स्ट टर्म कितनी है 2 प्लस n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस भी कितना है 2। तो यहां से देखो कितना आएगा, 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कट गया तो 2n आ गया। इसका मतलब nth पोजीशन पे जो टर्म आएगी उस टर्म को हम क्या कहेंगे, 2n कहेंगे। क्या कहेंगे, 2n। ध्यान देना यहां पर, यानी कि nth पोजीशन पे जो टर्म आएगी वो टर्म पूरी अपने आप में एक सीरीज होगी। कहां से, 2 4 से स्टार्ट होकर 2n तक जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहां पर सबसे पहले मेरा जो 2 इंटू 4 2 इंटू 4 इंटू 6, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू 6 डॉट 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 2n। बोलो बात समझ में आ रही है। अब इसके नीचे आ जाओ, इसके नीचे 3 5 6 3 3 3 5 3 5 7 इस तरह से चल रहा है। तो ये अगेन अगर आप इसको भी ध्यान से देखेंगे तो ये भी तो एपी है। क्या है, देखो 3 5 7 डैश डैश डैश। इसकी nth टर्म क्या होगी, जरा ध्यान से देखो, nth टर्म का फिर से मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, n माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म 3 प्लस कॉमन डिफरेंस 2 ही है, तो कॉमन डिफरेंस जब 2 रखेंगे डी की जगह तो 2n माइनस 2 आएगा, यानी कि ये आ जाएगा 2n प्लस 1। तो यहां से इसकी nth टर्म क्या आ गई, 2n प्लस 1। इसका मतलब nth पोजीशन पे क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 डॉट डॉट डॉट
और लास्ट में इसमें nth टर्म आएगी 2n+1, 2n+1, ये हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी एक टर्म और बच गई है। क्या? देखो यहां 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो ये तो हमेशा 1 ही है, तो मैं यहां पर मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखूंगा 1। उसके बाद देखो 4 6 8, ये भी तो बढ़ रहा है, और अगेन ये भी एपी है। क्या है ये? एपी है। तो जरा ध्यान दें यहां पर क्या आएगा, 4 6 8, 4 6 8 डैश डैश डैश, ये आएगा। अब इसमें फिर से मैं n टर्म का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म कितनी है? 4, कॉमन डिफरेंस कितना है? 2, तो 2n माइनस 2, तो कितना आ जाएगा? 2n+2, 2n+2। इसका मतलब इसके नीचे आना चाहिए 2n+2। तो ये है हमारी nth टर्म। तो कितनी भी बड़ी सीरीज लिखी हो, किसी भी टाइप की सीरीज लिखी हो, nth टर्म लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आप उस पैटर्न को पहचान लीजिए। देखिए एक चीज और यहां पर बच्चे को कंफ्यूजन हो सकता है, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो हमारी फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है जहां पर आपको जो सीरीज है वो या तो एपी दे रखी हो या जीपी दे रखी हो, तो वहां पर हम उस सीरीज का सम निकालेंगे और डायरेक्ट बता देंगे कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, लिमिट लगा के। तो कई बार बच्चे को ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर इसमें भी तो एपी है। देखिए इसमें एपी जो टर्म है, जो पैटर्न है, वो एपी को फॉलो जरूर कर रहा है, लेकिन ओवरऑल ये सीरीज एपी नहीं है, ओवरऑल सीरीज एपी नहीं है, ये ध्यान रखना। इसके कुछ पार्ट्स आपस में एसी हैं, वो सॉरी कुछ पार्ट इसके आपस में क्या एपी की सीरीज बना रहे हैं, लेकिन ये ओवरऑल एपी नहीं है, इसलिए यहां पर हम इसका सम नहीं फाइंड कर सकते। बात समझ में आ रही है ना, सम फाइंड नहीं कर सकते। चलिए, तो पहली बात, सीरीज चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड दी हो, कितनी भी बड़ी सीरीज दी हो, उसको देख के घबराना नहीं है, उसकी nth टर्म को लिखना, nth टर्म लिखना बहुत ज्यादा आसान है, बस आपको पैटर्न को पहचानना है। चलिए, अब यहां पर हमारे पास nth टर्म आ गई, तो हमारे पास हम अब ध्यान रखना हम कौन सा यहां पर टेस्ट पढ़ रहे हैं, पर हम रेबिस टेस्ट रहे हैं, लेकिन हम लगाएंगे डीएलम्बर टेस्ट। जब वो फेल हो जाएगा तब रेबिस टेस्ट लगाएंगे, और डीएलम्बर टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, यूएन हमने फाइंड कर लिया, अब हम un+1 फाइंड करेंगे, फिर ये लिमिट फाइंड करेंगे। तो चलिए मैं un+1, अब यहां पर देखो डिफरेंस आएगा क्वेश्चंस में, है ना। देखिए यहां पर आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि यहां पर रेबिस टेस्ट लगने वाला है, मतलब यहां पर डीएलम्बर टेस्ट के फेल होने पे कंपैरिजन टेस्ट नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? देखो ध्यान दीजिए, जब आप यहां पर un+1 लगाएंगे, तो देखो इससे पहले लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, तो वहां पर क्या करते थे, जब हम un निकाल लेते थे और un+1 निकालना होता था, तो हम क्या करते थे, n के प्लेस पे n+1 रख देते थे। लेकिन यहां पर आप थोड़ा सा चेंज आएगा, देखो क्यों आएगा। देखो un का मतलब है nth टर्म, तो ये तो nth टर्म है, और un+1 का मतलब है n+1th टर्म, मतलब अगर ये 5th टर्म है तो ये 6th टर्म है। तो एक बात बताइए, अगर ये 5th टर्म ऐसी आ रही है तो 6th टर्म कैसी आएगी? बात समझ रहे हो? यहां पर अगर ये nth टर्म है तो n+1th टर्म कैसी आएगी, जरा ध्यान देना, 2 4 इंटू 6 डॉट डॉट डॉट। देखो यहां पर बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पर भी वो n की जगह n+1 रख देते हैं, और उससे क्या हो जाता है, ये 2n+1, यानी कि ये हो जाएगा 2n+2, और यहां पर स्टूडेंट क्या करेगा, यहां पर 2n+2 लिख के छोड़ देगा, जो कि गलत हो जाएगा। 2n+2 को लिख के छोड़ देगा, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो टर्म है, ये जो टर्म आपने लिखी है, लिखी तो ठीक है कि ये n+1th टर्म है, लेकिन इससे पहली वाली कौन सी टर्म होगी वो भी हम यहां पर लिखेंगे। तो देखिए इससे पहले वाली टर्म क्या है, 2n। एक्चुअल में 2n के बाद आएगा हमारे पास 2n+2, 2n+2, ये तो nth टर्म है। इससे अगली टर्म क्या होगी, इससे जो अगली टर्म होगी ना वो इससे 2 ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि देखो ये टर्म 2 है तो अगली टर्म इससे 2 ज्यादा है, अगली टर्म इससे भी 2 ज्यादा है, तो अगली टर्म इससे 2 ज्यादा होगी, यानी कि जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो 2n+2 आएगी। बात क्लियर है? जबकि लास्ट लेक्चर में ऐसा नहीं था, लास्ट लेक्चर में तो हम देखिए लास्ट लेक्चर में जो हमारी nth टर्म होती थी ना वो सिर्फ n की फॉर्म में होती थी, सीरीज की फॉर्म में नहीं होती थी। यहां nth टर्म भी सीरीज की फॉर्म में है, इसलिए आप ऐसे लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? नाउ अपॉन में देखो क्या आएगा, नीचे देखो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये 2n+1 तो ऐसे ही लिख दीजिए। इसके आगे एक टर्म और आएगी, देखो इसके अगली टर्म क्या होनी चाहिए, सीधी सी बात है, यहां नेक्स्ट टर्म जो है 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यानी कि 2n+1 के बाद नेक्स्ट टर्म आनी चाहिए 2n+3, तो ऐड कर दो इसमें,
जैसे हमने यहां पर देखो 2n के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी होनी चाहिए 2n+2, ऐसे यहां पर 2n+1 के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी होनी चाहिए 2n+3 डॉट, यहां पर देखो 1 अपॉन ये 2n+2 है, क्या है 2n+2, इसके बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी, इसके बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी ये आपको बताना है। देखिए 2n+2 के बाद नेक्स्ट टर्म आएगी 2n+2, क्योंकि यहां पर हम डबल देखिए 2n+2 है, 2n+2 में 2 को ऐड कर दो तो इसके आगे जो टर्म आएगी वो 2n+4 आएगी, 2n+4। अब यहां पर जरा ध्यान देना, आप यहां पर चाहें तो यहां पर 2n को हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, है ना, लेकिन हम इसको हटाएंगे नहीं क्योंकि हमें कैंसिल आउट करने में हेल्प करेगा। बोलो बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया हमारा un और ये हो गया हमारा un+1। तो समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों का निकालना रेशियो, इन दोनों का क्या करेंगे रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब ध्यान दें रेशियो कैसे आएगा, देखिए रेशियो यानी कि un/un+1 हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए मैं यहीं पर फाइंड आउट कर लेता हूं un, देखिए un अपॉन un+1 बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए क्या करना है, un को un+1 से डिवाइड करना है, यानी कि इसको इससे डिवाइड करना है। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए, पहले आप इसको लिख लीजिए 2 4 × 6 और 2n डिवाइडेड बाय 3 5 7 और 3 5 7 के बाद डॉट 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 2n+1 इंटू 1/2n+1, ये हमारे पास आ गया un। अब इस un को मल्टीप्लाई कर दीजिए un+1 से। अब जरा ध्यान देना, इससे डिवाइड करना था, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूं। तो ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो ये नीचे वाला क्या है 3 5 7 3 5 7 डॉट 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 2n+1 और 2n+3, ये नीचे वाला पार्ट ऊपर चला गया और ये 2n+4, और हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 × 4 × 6 2n और 2n+2। बोलो समझ में आ गया, 2n+2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो यहां से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, जरा ध्यान से देखिए। देखिए यहां से क्या कैंसिल आउट होगा, अगर आप देखें 2 4 6 यहां से लेकर के यहां तक, और ये पार्ट यहां से लेके यहां तक कैंसिल आउट हो गया। बोलो बात समझ में आ गई। उसके बाद 3 5 7 2n+1, यानी कि ये पार्ट यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर यहां तक कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या हमारे पास, ऊपर बचा 2n+3 2n+4, नीचे बचा 2n+1 2n+2, ये हमारा रेशियो बचा इसके बाद का। देखिए तो इसके बाद इसको आगे लिख लेता हूं मैं यहां पर, देखिए ध्यान दीजिए, देखो तो un/un+1 का जो रेशियो है वो हमारे पास बचा है 2n+3 2n+4 डिवाइडेड बाय 2n+1 2n+2 2n+1 2n+2, ये हमारे पास बच गया। अब देखो यहां से जरा ध्यान देना, यहां से अब हमारे पास क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पास un/un+1 का रेशियो आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, देखिए ये हमने कैलकुलेट कर दिया un/un+1 का रेशियो। अब इसमें लगाएंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो अब हम यहां पर लिमिट लगा देंगे। तो देखिए लिमिट लगाने के बाद क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/un+1, इसमें जब लिमिट लगाएंगे, है ना, तो यहां पर लिमिट लगाने के बाद आगे स्पेस नहीं, मैं यहां लिख रहा हूं नीचे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहां पर 2n+3 और 2n+4 डिवाइडेड बाय 2n+1 और 2n+2, ये मेरे पास आ जाएगा 2n+3 2n+4
अपॉन में 2n+1 2n+2, ये हमारा लिमिट लगाने के बाद आ रहा है। इसके इक्वल में ये है, ठीक है ना, इसके इक्वल टू में ये। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूं, देखिए तो यहां से हमारे पास तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un+1 इज इक्वल टू, देखिए कितना आएगा, जरा ध्यान देना। यहां से मैं एक काम कर रहा हूं, n यहां से भी कॉमन ले रहा हूं, n यहां से भी कॉमन ले रहा हूं देखिए यहां से n कॉमन लेंगे, यहां से भी n कॉमन लेंगे। चलिए पहले मैं लिख ही देता हूं 2n+3 2n+3, दूसरे ब्रैकेट में है 2n+4 डिवाइडेड बाई 2n+3 2n+4 2n+1 2n+2 2n+1 और 2n+। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, देखिए मैं क्या कर रहा हूं ऊपर से, हाँ यहां पर लिमिट हमें लगाना था एक्चुअल में, तो एक लिमिट नहीं लिखा है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2n+3 2n+4 अपॉन में 2n+1 और 2n+2, यही लिखा था ना। चलिए 2n+2 2n+1 3 और 4। चलिए अब यहां पर देखो क्या करेंगे, यहां से लिमिट को हमने अप्लाई कर रहे हैं। अभी लिमिट आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है जो नहीं बननी चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि हम लिमिट लगा सकें। उसके लिए सबसे आसान आपको मालूम है, n को कॉमन ले लिए, तो n यहां से कॉमन लेंगे, n यहां से कॉमन लेंगे, 2 बार n कॉमन आ गया, n²। अंदर क्या बचा 2+3/n, इसमें क्या बचेगा 2+4/n डिवाइडेड बाई, इधर भी दोनों में से n² कॉमन आएगा तो 2+1/n और 2+2/n, ये हमारे पास बनेगा, n² से n² कैंसिल। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब लिमिट यहां पर मैं डायरेक्ट लिमिट लगा देता हूं, वैल्यू आ जाएगी, देखिए 2+3/n, 3 इनफाइनाइट 0 होगा, यानी कि 2+0, इधर भी 2+0 डिवाइडेड बाई 2+0 एंड 2+0, यानी कि ऊपर 2 2 जा 4 हो गया और नीचे भी 4 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, आ गया 1। तो आपके पास 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, लिमिट 1 आ रही है। लिमिट 1 आ गई, इसका मतलब रेशियो टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। लिमिट 1 नहीं आनी चाहिए। देखो भाई, अगर लिमिट 1 से ज्यादा है तो कन्वर्जेंट, 1 से कम है तो डाइवर्जेंट, लेकिन अगर 1 है तो फेल हो गया, यानी कि हमारा जो टेस्ट है वो फेल हो चुका है। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है इसके आगे, इसके आगे हमारे पास ऑप्शन क्या है, देखिए इस वाले में, इसके बाद हमारे पास ये है, हमारे पास ये हमारा फेल हो चुका है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि हम कंपैरिजन टेस्ट लगाएं या रेबिस टेस्ट लगाएं या लॉगरिथमिक। ध्यान रखना, लॉगरिथमिक केवल तभी लगाना है जब उसमें ई आ जाए। तो ई तो नहीं आया है, ई नहीं आएगा हमारे पास अभी, है ना, जब ई आ जाए तब लॉगरिथमिक की बात करेंगे। तो ई नहीं है, कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा ये मैं यहां पर बता देता हूं। देखिए कंपैरिजन टेस्ट क्यों नहीं लगेगा, कंपैरिजन टेस्ट जब हम लगाते थे, आपको मालूम हो कि कंपैरिजन टेस्ट में हम क्या करते थे, जो हमारे पास यूएन होता था, यहां पर यूएन ये है, ये हमारा यूएन है, इससे हमें वीएन लिखना होता था, ऑक्सिलरी सीरीज। कंपैरिजन टेस्ट में क्या करते हैं, पी सीरीज टेस्ट लिखते हैं हम, है ना। तो यहां पर ये यूएन है, इससे हमें वीएन लिखना पड़ेगा। और वीएन लिखने का तरीका क्या होता था, वीएन में हम ऊपर से एन को कॉमन लेते थे, यहां पर आप एन को कॉमन नहीं ले पाएंगे, यहां से आप एन को कॉमन नहीं ले पाएंगे। बात समझ में आ रही, इसका मतलब इस सीरीज की हेल्प से, इस यूएन की हेल्प से आप वीएन लिख ही नहीं पाएंगे। तो जब आप यूएन की हेल्प से वीएन लिख नहीं पाएंगे तो कंपैरिजन टेस्ट आप नहीं कर पाएंगे। तो कंपैरिजन टेस्ट तो यहां पर काम नहीं करेगा, है ना। तो अब कंपैरिजन टेस्ट काम नहीं करेगा, लॉगरिथमिक टेस्ट भी यहां काम नहीं करेगा। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचता है क्या, रेबिस टेस्ट। नाउ अप्लाई रेबिस टेस्ट। अब रेबिस टेस्ट में क्या करते हैं, यहां से समझ लीजिए, ये रेबिस टेस्ट ये रहा आपका। रेबिस टेस्ट में देखिए आप ये वाला पार्ट कैलकुलेट कर चुके हैं, बस आपको क्या करना है, इसमें -1 करना और n से मल्टीप्लाई करना, फिर से इसमें लिमिट लगा देनी है। तो अब यहां पर ध्यान देना, हम वापस कहां जाएंगे, हम वापस जाएंगे un/un+1 पे। तो हमारे पास un/un+1 कितना आया था, ये रहा, ये हमारे पास un/un+1 की वैल्यू है। इसको मैं लिखूंगा दोबारा से, तो देखिए un/un+1 इज इक्वल टू कितना था, इज इक्वल टू 2n+3 और 2n+4।
2n प्लस 3 और 2n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 एंड 2n प्लस 2। अब क्या करेंगे इसमें, अब दोनों तरफ -1 कर देंगे, दोनों साइड में क्या कर देंगे -1। तो ध्यान दीजिए क्या आएगा, un अपॉन un प्लस 1 -1, 2n प्लस 3 2n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 2n प्लस 2 और -1। अब उधर -1 किया तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो देखिए कितना आ जाएगा एलसीएम लेके, एलसीएम में ले लेता हूं इधर, तो 2n प्लस 1 2n प्लस 1 और 2n प्लस 2, ये तो हमारा हो गया एलसीएम। अब यहां पर एक काम करते हैं, एलसीएम लेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं पहले तो इन दोनों को, तो 2 2 जा 4n स्क्वायर, 2 इंटू 4 8n, 3 इंटू 2 6n और 3 इंटू 4 12 माइनस, देखो माइनस में 1 के प्लेस पर ये आएगा जब एलसीएम ले लिया मैंने, तो माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके ही लिख रहा हूं, 2 2 जा 4n स्क्वायर, 2 2 जा 4n, 2 2 जा 4n प्लस 2n प्लस 2n, है ना, यहां पर 4n स्क्वायर 4n 2n और प्लस में 2। अब यहां से जब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो सब माइनस में आ जाएंगे, तो यानी कि हमारे पास जो ये वैल्यू आएगी कितनी आएगी, जरा ध्यान से देखें, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 6n प्लस 12 माइनस 4n स्क्वायर, और ये 4 प्लस 2 6n हो गया, तो माइनस का 6n और माइनस का 2 डिवाइडेड बाई हमारे पास ये बचेगा नीचे 2n प्लस 1 और 2n प्लस 2। अब यहां पर जरा ध्यान दो, 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कट गया, 6n से 6n हमारा कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब यहां पर हमारे पास बचेगा 8n प्लस 10, 8n प्लस 10, एक मिनट, यहां पर 2n प्लस 1 2n प्लस 2, एक मिनट, यहां पर हमने कहीं कोई टर्म गलत ले ली, एक बार ध्यान दे जरा, देखिए एक्चुअल में इधर आ जाइए पीछे, देखो यहां पर ये हमने कैंसिल आउट किया था 2 4 6 2n तक, ये पार्ट कैंसिल आउट हुआ, 2n प्लस 1 ही कैंसिल आउट हुआ। यहां पर जरा ध्यान दीजिए, यहां पर हमारे पास ये 2n प्लस 2 था, तो यहां पर मैंने ये गलत लिखा है, ये वाला जो पार्ट है ये 2n प्लस 2। अब देखो इसकी वजह से क्या होगा, ये 2n प्लस 2 है, तो अब हमारे पास बचेगा क्या नीचे, 2n प्लस 2 2n प्लस 2, यानी कि हमारे पास नीचे जो ये बचा है ये 2n प्लस 2 2n प्लस 2, है ना। अब इसमें लिमिट लगाएंगे तो यहां पर ये 2n प्लस 2, उसके बाद आगे अगर हम जाएं तो जहां पर ये 1 है यहां पर ये 2n प्लस 2 है, ये 2 होगा, तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो 1 ही आएगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, देखो यहां पर ये 2, यहां पर भी 2। अब यहां मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम देखो क्योंकि यहां पर 2 है, तो ये 2n प्लस 2 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर भी हो गया, तो अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा 4n स्क्वायर एंड ये 4n और ये 2 2 जा 4n, ये भी 4n आएगा, ये कितना आएगा 4n, ठीक है ना, और लास्ट वाला ये 4 आएगा, कितना आएगा 4। अब देखो जरा ध्यान से, तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, यहां पर ध्यान दीजिए 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 6n प्लस 12 माइनस 4n स्क्वायर, तो ये 4 4 8n हो गया, कितना हो गया 8n हो गया, 8n, तो ये आ गया 8n और माइनस का 4 आ गया। तो यहां से अब हमारे पास ये 6n वाला जो पार्ट है ये तो बच जाएगा, ये 6n वाला पार्ट बच जाएगा, 6n, है ना, 6, चलिए करेक्ट हो गया, ये 6n वाला पार्ट बच जाएगा, और यहां पर हमारे पास ये प्लस 12 है, तो यहां से 8n से 8n कैंसिल होगा, तो अब देखिए कितना बच रहा है हमारे पास,
हमारे पास बचेगा ऊपर से, देखो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6n प्लस 8, 6n प्लस 8, और न्यूमरेटर में आएगा 2n प्लस, ये भी 2 है, 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना, 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये इतना पार्ट आया। तो अब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं, देखिए जरा। तो यहां पर हमारे पास अब जो हमारे पास पार्ट आया कितना, un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 6n प्लस 8, 6n प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये इतना हमारे पास यहां से आ गया, ठीक है ना, 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर हमें क्या करना है, हम अगर जाए अपने टेस्ट पर, रेबिस टेस्ट, तो यहां पर इसको n से मल्टीप्लाई कर देना और फिर लिमिट लगानी है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों साइड में n से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये आ जाएगा un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 6n स्क्वायर प्लस 8n अपॉन में 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें लगाएंगे लिमिट, तो देखिए लिमिट लगाने के बाद कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 6n स्क्वायर प्लस 8n अपॉन में 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहां से क्या करना है, देखो अब लिमिट अप्लाई करनी है तो डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है, तो ऊपर से भी हम n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और नीचे से भी n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, देखो ऊपर से n के साथ साथ 2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो 2n ऊपर से कॉमन आ रहा है, 2n स्क्वायर, तो अंदर कितना बचेगा, देखिए 6 में से 2 कॉमन लिया तो 3 बचा, कितना बचा 3, और n स्क्वायर कॉमन आ गया, प्लस 8 में से 2 कॉमन लिया 4 बचेगा, और क्योंकि यहां से n स्क्वायर कॉमन लिया तो 4 अपॉन n, नीचे कितना आ जाएगा, इसमें से 2 और n कॉमन ले रहा हूं मैं, तो 2 और n को जब कॉमन लेंगे तो 2 का बाहर आएगा 4, देखिए स्क्वायर में से आप 2 को कॉमन ले रहे हैं, तो 2 को जब बाहर निकालेंगे तो 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा 4 और n का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 4n स्क्वायर, अंदर कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर 2। यहां से n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, है ना। तो अब हमारे पास अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद देखिए कितना आ जाएगा, लिमिट अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर बचेगा 3 प्लस 4 अपॉन n डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर। इसमें अगर आप लिमिट लगा दे तो देखो ऊपर आ जाएगा आपके पास, नीचे हमारे पास, हाँ नीचे हमारे पास कितना है, देखिए ऊपर हमारे पास 3 प्लस 0 और यहां पर हमारे पास 2 भी है, तो ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 0 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 और 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि आंसर हमारा आ गया 3/2 जो कि ग्रेटर देन 1 है। कितना आ रहा है, 3/2, और 3/2 क्या है, ग्रेटर देन 1। अगर 3/2 ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या आएगा, यहां से कन्वर्जेंट, क्या आएगा, कन्वर्जेंट। इसका मतलब हमारी जो सीरीज है, देखिए डीएलम्बर्ट टेस्ट तो फेल हो गया था, लेकिन डीएलम्बर्ट टेस्ट फेल होने के बाद हमने रेबिस टेस्ट लगाया और रेबिस टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू ग्रेटर देन, लिमिट की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आ रही है। इसका मतलब बाय रेबिस टेस्ट, बाय रेबिस टेस्ट, है ना, बाय रेबिस टेस्ट जो हमारी गिवन सीरीज है समेशन un इज कन्वर्जेंट। कैसे सीरीज है, ये हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि रेबिस टेस्ट कब लगाना है, जब हमारा डीएलम्बर्ट टेस्ट क्या हो जाए, फेल हो जाए। तो देखो रेबिस टेस्ट में क्या था, अगर आपकी जो लिमिट है वो ग्रेटर देन 1 है
तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, और ये हमने यहां पर प्रूव कर दिया है। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। ये हमारा रेबिस टेस्ट का पहले टाइप का क्वेश्चन था। दूसरा टाइप देखिए, इसमें एक्स आ गया, पहले टाइप में एक्स नहीं था, यहां पर एक्स आ गया है ना। तो अब एक्स आ गया, तो अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखें। देखो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो फॉर्मेट तो यहां पर भी वैसा ही है। देखो 1 3 1 3 5, नीचे 2 4 2 4 6, बस इतना अंतर है, पहले ऊपर 2 4 6 आ रहा था, अब नीचे 2 4 6 आ रहा है, रिवर्स हो गया, सीरीज वैसे ही है। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो इसका कोई रोल नहीं है यहां पर, यानी कि सबसे पहले तो इसमें क्या करेंगे, लिविंग फर्स्ट टर्म, लिविंग फर्स्ट टर्म, आप इसकी फर्स्ट टर्म को लीव कर देंगे। चलिए अब फर्स्ट टर्म को आपने लीव कर दिया, अब आप क्या करेंगे, जो बची हुई सीरीज है उसको आप मान लेंगे लेट समेशन un इज इक्वल टू, कितना बचा हमारे पास, बचेगा 1/2 x प्लस 1 इंटू 3/2 इंटू 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू 4 इंटू 6, 2 इंटू 4 इंटू 6 एक्स क्यूब प्लस डैश डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। ये हमारे पास सीरीज है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी nth टर्म को लिखेंगे। नो nth टर्म, देखिए nth टर्म क्या आएगी जरा ध्यान दें, 1 1 3 1 3 5 1 3 5, तो यहां पर nth टर्म क्या बनेगी, 1 इंटू 3 इंटू 5 डैश डैश डैश, लास्ट में क्या आएगा, n पोजीशन पे क्या आएगा। तो देखो यहां पर ध्यान देना, पिछली बार की तरह मत लिख देना, पिछली बार जो सीरीज थी वो 3 से स्टार्ट हो रही थी, इस बार सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है। तो यहां पर अगर आप इसकी nth टर्म लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म कितनी है, 1 प्लस 2n माइनस 2n-1, और कॉमन डिफरेंस है 2, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n माइनस 1 आएगा, जबकि लास्ट क्वेश्चन में 2n प्लस 1 आया था। तो अगर ये सीरीज 3 से स्टार्ट होगी तो 2n प्लस 1 आएगा, और अगर 1 से स्टार्ट होगी तो 2n माइनस 1 आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये भी डिपेंड करता है कि सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है, ऐसा नहीं कि सब में एक ही जैसा लिख देंगे। चलिए नीचे देखें, नीचे की जो सीरीज है हमारी वो कहां से स्टार्ट हो रही है, देखो जरा, यहां पर 2 इंटू 4 2 4 6, इस तरह से हमारा चल रहा है ना, यानी कि यहां पर हमारी सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है, 2 से। तो 2 4 6 इस तरह से चलता जाएगा, तो इसका तो सिंपल है 2n ही आ जाएगा। देखो फर्स्ट टर्म 2 प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 2, तो 2n माइनस 2 प्लस 2n माइनस 2, ये तो सेम है, तो 2n आ जाएगा लास्ट में। तो 2 4 6 2 4 6 डैश डैश डैश, और लास्ट में आ गया 2n। उसके बाद देखो यहां पर अब x को देखो, यहां पर x की पावर 1 है, 2 है, 3 है, तो nth पोजीशन पे क्या होगी, x की पावर n होगी। तो ये तो बहुत आसान हो गया है ना। चलिए अब इसमें क्या निकालेंगे, अब इसमें un प्लस 1 निकालेंगे, देखिए कैसे आएगा। नाउ un प्लस 1 इज इक्वल टू 1 3 5 1 3 5 डॉट 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 2n माइनस 1, ये तो 2n माइनस 1 ही रहेगा। इससे अगली टर्म क्या आएगी, देखो n प्लस 1 का टर्म है, इससे n प्लस 1th टर्म, यानी कि nth टर्म से एक आगे वाली टर्म, तो आगे वाली टर्म क्या आएगी, इसमें 2 और ऐड कर दो, तो 2n माइनस 1 में 2 ऐड करोगे तो 2n प्लस 1 बन जाएगा। नीचे देखो 2 4 6, और आपको समझ में आ रहा होगा यहां भी रेबिस टेस्ट ही लगेगा फेल होने के केस में। 2n, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 2n प्लस 2, 2 ऐड कर दो इसमें, इंटू में x की पावर क्या होनी चाहिए, x की पावर n प्लस 1 होनी चाहिए। तो ये हमारा un आ गया, un प्लस 1 आ गया। अब हम इनका क्या करेंगे, रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए रेशियो मैं यहां पर निकाल देता हूं, देखिए un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना, आप un को एज इट इज लिखिए, पहले 1 3 1 के बाद 3 5 डैश 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 2n माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा 2 4 6 डैश डैश डैश, लास्ट में आ जाएगा 2n, और ऊपर क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई में x की पावर n भी है। चलिए अब क्या करेंगे, ध्यान देना, अब इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि नीचे वाला पार्ट ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में, 2 4 6
246 2n और 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई अब ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, देखो ये वाला पूरा पार्ट नीचे आ जाएगा, तो 1 इंटू 3 इंटू 5 डैश 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 2n माइनस 1 2n प्लस 2 और x की पावर n प्लस 1। अब यहां से देखते हैं क्या कैंसिल आउट हो रहा है, जरा ध्यान से देखो। 135 वहां भी है, देखो यहां से लेके यहां तक ये कैंसिल और यहां से लेकर यहां तक है। उसके बाद 246 यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, जो बचा उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और कैंसिल हो रही है, यहां पर x की पावर n है, वो x की पावर n प्लस 1 है, तो उसको क्या लिख सकते हो आप, x की पावर n इंटू एक्स लिख सकते हैं। चलिए आगे लिख लेते हैं, देखिए यहां पर मैं लिख लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, चलिए है ना, यहां पर लिख लेते हैं। देखो कितना आ जाएगा, un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू कितना बचा, यहां पर ऊपर बचा 2n प्लस 2 और x की पावर n, 2n प्लस 2 और x की पावर n डिवाइडेड बाई 2n प्लस 2 एक मिनट 2n प्लस, यहां हमारे पास 2n माइनस 1 x की पावर n 246 2n मल्टीप्लाई किया 246 2n और 2n के बाद 2n प्लस 1 आ गया, नीचे 135 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1, ये फिर से गलत हो रहा है, यहां पर ये 1 है 2n प्लस 1। चलिए तो ऊपर 2n प्लस 2 आ गया और नीचे कितना बचा, 2n प्लस 1 बचा, और यहां पर नीचे x की पावर n प्लस 1 है, इसको अलग अलग कर देता हूं तो x की पावर n इंटू एक्स हो जाएगा और ये यहां से कैंसिल आउट हो गया। तो कितना बच गया अब हमारे पास, अब हमारे पास बच गया un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1 2n प्लस 1 और इनटू में x, है ना। और ये जो हमारे पास आया इसको हम मान लेते हैं कि हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे चल के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो un अपॉन un प्लस 1 का रेशियो हमने फाइंड कर लिया, 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1। अब हम चलते हैं आगे, अब हमें क्या करना है जरा ध्यान देना, अब इसमें लगाएंगे लिमिट, क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। तो देखो लिमिट, क्योंकि हम डीएल नंबर टेस्ट लगा रहे हैं तो यहां पर लिमिट लगाइए, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और कितना आ रहा है हमारे पास ये 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1, 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1 और इनटू में x। अब इसमें से लिमिट लगाना तो अभी तो नहीं लगा सकते क्योंकि इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन जाएगा, तो क्या करें, इसमें से n को कॉमन ले लें, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और जब n कॉमन लेंगे, देखो ऊपर से n कॉमन आया तो 2 प्लस 2 अपॉन n डिवाइडेड बाई, नीचे से मैंने n को कॉमन लिया तो 2 प्लस 1 अपॉन n बन गया और इनटू में x, n से n कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पर आप लिमिट लगाओगे तो देखो 2 अपॉन n तो 0 हो जाएगा, यानी कि ऊपर बचेगा 2, नीचे यहां पर 1 अपॉन 0 हो जाएगा, ये बचेगा 2 और नीचे x, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया 1 अपॉन x, यानी कि यहां पर लिमिट आ गई 1 अपॉन x। तो देखो अब अगर आप ध्यान दें, जैसे डीएल नंबर टेस्ट में जब हमने लास्ट टाइम किया था तो वहां पर जब लिमिट 1 अपॉन x आती थी, अभी भी हम डीएल नंबर टेस्ट ही कर रहे हैं, तो यहां पर बनेंगे 3 केस। कितने केस बनेंगे, 3। अब देखिए कैसे 3 केस हमारे यहां पर बनेंगे। अब यहां पर हम देखिए बाय रेशियो टेस्ट, बाय रेशियो टेस्ट, यहां पर जरा ध्यान दें, यहां पर लिख देता हूं मैं बाय रेशियो टेस्ट। अभी हम यहां पर रेशियो टेस्ट लगा रहे हैं, मतलब रेशियो टेस्ट मतलब डीएल नंबर टेस्ट, है ना। तो जो हमारी सीरीज है समेशन un इज कन्वर्जेंट, ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, ये कन्वर्जेंट होगी तब अगर हमारे पास जो लिमिट है उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो, एल ग्रेटर, ये एल है ना,
L ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। या फिर हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, और x इज लेस देन 1, 1/x ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन 1। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर x की वैल्यू 1 से कम होगी। अगर ये x की वैल्यू 1 से कम हुई तो ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से कम हुई तो ये 1 से ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। चलिए दूसरा पार्ट इसका, अगर इज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट होगी कब, डाइवर्जेंट इफ, यहां पर भी इफ लिख लेना, इफ 1/x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 1। अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। लेकिन अब तीसरी कंडीशन यहां पर आ जाती है कि जो हमारा टेस्ट है, टेस्ट फेल होगा इफ, टेस्ट फेल कब होगा, इफ 1/x इज इक्वल टू 1। अगर 1/x 1 के इक्वल हो गया तो हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसका मतलब, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब x की वैल्यू 1 होगी तो हमारा टेस्ट क्या होगा, फेल हो जाएगा। और अगर टेस्ट फेल हुआ तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब हम यहां पर अप्लाई करेंगे, देखिए हमारे पास ये un/un+1 का रेशियो है ना। और अगर आप यहां पर देखें ये हमारे पास un है, क्या है ये, un है ना। तो अगर हम इसमें लगाते हैं कौन सा टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, तो हमें un पे जाना पड़ेगा। अब un में वही फिर से un से vn निकालना पड़ेगा। अब यहां से n कॉमन ले नहीं सकते, इसलिए कंपैरिजन टेस्ट लगेगा नहीं। तो देखिए जब भी इस तरह की सीरीज आ जाएगी ना, मतलब जब nth टर्म में सीरीज आ जाए तो समझ लीजिए कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगने वाला है ना। तो अगर nth टर्म में सीरीज आ जाए तो कौन सा टेस्ट लगेगा, रेबिस टेस्ट लगेगा। और अगर आपकी लिमिट में ई आ जाए तो फिर लॉगरिथमिक टेस्ट लगेगा। तो चलिए यहां पर हम लगाते हैं रेबिस टेस्ट। और रेबिस टेस्ट में लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक बार पीछे आते हैं और रेबिस टेस्ट का प्रोसीजर देखते हैं। देखिए ये है रेबिस टेस्ट। रेबिस टेस्ट में क्या करते हैं, ध्यान देना, देखो हमारे पास जो un/un+1 का रेशियो है, इसमें से -1 करेंगे, फिर इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको लिमिट निकालेंगे और वहां से हमें k मिलेगा। तो चलिए हम इसमें un देख देगा, un देखिए, हाँ तो हमारे पास un/un+1 का ये रहा रेशियो, इस रेशियो का हम यूज करेंगे। चलिए तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, नाउ अप्लाई रेबिस टेस्ट। अब यहां पर रेबिस टेस्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए अब यहां पर रेबिस टेस्ट अप्लाई करते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह 1 पुट कर दीजिए। क्यों, क्योंकि हमें यही तो रेशियो चाहिए। इक्वेशन 1 क्या हमारी un/un+1 का रेशियो, इसमें x की जगह पुट कर दे 1, तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा un/un+1 इज इक्वल टू 2n+2 अपॉन में 2n+1, यही है ना। हाँ x की जगह 1 आ जाएगा तो 2n+2 ऊपर और 2n+1 नीचे। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें रेबिस टेस्ट लगाना, तो दोनों तरफ इसमें से माइनस कर दीजिए। तो देखिए दोनों तरफ माइनस करने पे क्या मिलेगा, तो un+un+1 इज इक्वल टू 2n+2 अपॉन 2n+1 -1। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूं, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2n+1 इसका एलसीएम आ जाएगा, 2n+2 ऊपर माइनस 2n -1, 2n से 2n कट गया, कितना बचा ऊपर 2 - 1 1 बचा, तो 1/2n+1। ये क्या आया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास un/un+1 -1 की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अभी लिमिट नहीं लगानी, अभी इसमें पहले दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमारा जो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, जो हमें लिमिट निकालनी है, पहले un/un+1 में -1 करना, फिर n से मल्टीप्लाई करना, फिर इसकी लिमिट निकालनी है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिमिट निकाल लेते हैं। तो दोनों तरफ n से कर देता हूं मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, un/un+1 -1 इज इक्वल टू n/2n+1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसकी लिमिट निकाल लीजिए। तो देखिए अब हम इसकी लिमिट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट निकालने पे देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/un+1
-1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n अपॉन 2n प्लस 1। अब क्या करेंगे, नीचे से n को कॉमन लेंगे, तो चलिए नीचे से n को कॉमन ले लेते हैं, देखिए कितना आ जाएगा। तो इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर n है और नीचे से n कॉमन आया तो 1 प्लस 1 अपॉन n हो गया, n से n कैंसिल आउट। तो यहां पर मेरे पास अब मैं लिमिट लगाऊंगा तो देखो कितना बचेगा, ऊपर 1 है नीचे भी 1 है, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा, एक मिनट, ऊपर नीचे हमारे पास, सॉरी नीचे हमारे पास कितना था, नीचे हमारे पास 2 था। इसमें से देखिए हमने क्या किया, नीचे से n को कॉमन लिया तो यहां पर हमारे पास 2 था। दोबारा देख लीजिए, ऊपर n है, नीचे 2n को कॉमन लिया मैंने, तो 2 प्लस 1 अपॉन n से n कट गया, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो जरा ध्यान से, लिमिट अप्लाई करने पे ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो 1/2 आ रहा है, 1/2 क्या, लेस देन 1, और यानी कि k की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। सीरीज कब डाइवर्जेंट है, जब यहां पर आपके पास x की वैल्यू कितनी है, 1 है। देखो x की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट। ग्रेटर देन 1 में क्या आ रही है, डाइवर्जेंट, और अगर इक्वल टू 1 है तो इक्वल टू 1 पे भी क्या आ रही है, डाइवर्जेंट। इसका मतलब ग्रेटर देन पे और इक्वल टू पे डाइवर्जेंट है और लेस देन पे क्या है, कन्वर्जेंट है। ये हमारा यहां पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए मैं आंसर लिख रहा हूं यहां पर फाइनली, तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा उसको देखें जरा क्या होगा। फाइनली जो हमारी सीरीज है, ओरिजिनल जो सीरीज है, ये कन्वर्जेंट होगी, क्या होगी, कन्वर्जेंट। कब होगी कन्वर्जेंट, इफ x की वैल्यू क्या है, कन्वर्जेंट के केस में कन्वर्जेंट होगी इफ x लेस देन 1, और जो हमारी ये सीरीज है इज डाइवर्जेंट इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 1। देखिए ग्रेटर देन 1 पे तो पहले भी डाइवर्जेंट थी, ये देखो डाइवर्जेंट थी, अब ये इक्वल टू 1 पे भी डाइवर्जेंट आ गई, इक्वल टू 1 पे भी डाइवर्जेंट आ गई, तो यहां पर लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। ये हमारा इसका फाइनली आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, ठीक है ना। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन जो है रेबिस टेस्ट में आ सकते हैं, जहां पर x दे रखा है या जहां पर x नहीं दे रखा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें e आ जाता है, लिमिट में क्या आ जाता है, e, है ना, तो उस क्वेश्चन में लगाते हैं हम लॉगरिथमिक टेस्ट। जब हमारा डीएलएम्बर टेस्ट फेल हो जाता है तो डीएलएम्बर टेस्ट फेल होने के बाद हम उसमें क्या लगाते हैं, लॉगरिथमिक टेस्ट लगाते हैं। तो उसके ऊपर बेस्ड मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा आगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर ये टेस्ट हमारा जो रेबिस टेस्ट था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये दो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। तो इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आज सॉल्व करें। तो देखिए अभी तक अगर मैं बात करूं सीक्वेंस एंड सीरीज में, सीक्वेंस एंड सीरीज हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है ना। देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि लॉगरिथमिक टेस्ट हमारे सिलेबस में वैसे मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि वो डीएलएम्बर के अंदर ही आ जाता है इसलिए मैं उसको कराऊंगा आपको जरूर, ठीक है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में हमारे टोटल 5 लेक्चर्स हुए, जिसमें मैंने पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया था सीक्वेंस, दूसरे लेक्चर से हमने स्टार्ट किया था सीरीज। सीरीज में पहले मैंने इंट्रोडक्शन टू सीरीज मतलब सीरीज के बेसिक क्वेश्चंस आपको कराए थे, जिसमें हमने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ऑफ सीरीज सीखा था, जहां पर हमें एपी और जीपी दे रखा हो। उसके बाद हमने जहां पर एपी और जीपी नहीं दे रखी होगी सीरीज में, मतलब जो सीरीज एपी और जीपी नहीं है, उन सीरीज के लिए हमने फिर 4 इंपॉर्टेंट टेस्ट पढ़े। कौन कौन से, पी सीरीज टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, डीएलएम्बर टेस्ट और रेबिस टेस्ट। और सभी टेस्ट के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको कराए। तो यहां पर एक तरह से हमारा जो सीक्वेंस एंड सीरीज है टॉपिक है वो ऑलमोस्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। बाकी मैं एक क्वेश्चन आपको लॉगरिथमिक टेस्ट का भी आगे करा दूंगा, ठीक। ओके, थैंक यू सो मच।